टॉपिक माइटोसिस और सोमेटिक सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समसूत्री विभाजन की परिभाषा। समसूत्री विभाजन क्या है? सोमेटिक सेल्स में होने वाला वह डिवीजन जिसके फलस्वरूप दो समान आकार व परिमाप की डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के समान होती है, उसे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया। इसका अध्ययन इन्होंने ऑनियन रूट टिप एंड ट्रेडेस्केसिया लीफ के अंदर, ऑनियन रूट टिप एंड ट्रेडेस्केसिया लीफ के अंदर किया। तो बात करते हैं ये माइटोसिस दो फेज के अंदर कंप्लीट होता है या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यह 2 चरणों में या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, जिसमें निम्न प्रावस्थाएं पाई जाती है। कैरियोकाइनेसिस में निम्न प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। फर्स्ट है इंटरफेज, सेकंड है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज, फोर्थ है एनाफेज एंड फिफ्थ है टीलोफेज। सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेज की, अंतरावस्था। अंतरावस्था क्या है? इसके अंदर, इस अवस्था के अंदर जब कोशिका अविभाजन की अवस्था में होती है, तो इस समय इसका केंद्रक अविभाजन अंतराल या मेटाबॉलिक स्टेज के अंदर होता है। इसका केंद्रक द्रव्य अत्यधिक सघन होता है। केंद्रक द्रव्य अत्यधिक सघन होता है। जो क्रोमेटिन होता है वह जाल के रूप में पाया जाता है, और इसमें एक से अधिक न्यूक्लियोली पाई जाती है, न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज क्या है? इस अवस्था के अंदर, इस फेज के अंदर क्रोमोसोम शुरू में, जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन से बने होते हैं, शुरुआत के अंदर पतले व लंबे होते हैं, लेकिन बाद में ये छोटे व मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन जाल जल अवशोषित करके, वाटर अब्सॉर्ब करके अत्यधिक संघनित तथा छोटे व मोटे संरचना बनाते हैं। इन संरचनाओं को क्रोमोसोम कहते हैं। सेकंड, प्रारंभ में क्रोमोसोम पतले व लंबे, लेकिन बाद में छोटे व मोटे हो जाते हैं।
धीरे धीरे इसके जो क्रोमोसोम है छोटे वो अत्यधिक कुंडलित होते हैं, अत्यधिक कुंडलित भी होते हैं, पतले व लंबे होते हैं, लेकिन बाद में लेट प्रोफेज के अंदर जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयरिंग या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है, धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। जो न्यूक्लियोलस है वो भी विलुप्त होने लगता है, केंद्रक द्रव्य वो भी विलुप्त हो जाता है तथा स्पाइंडल एपरेटस का बनना स्टार्ट हो जाता है इस प्रोफेज के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस है विलुप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्पाइंडल एपरेटस बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोफेज प्रारंभ में जो क्रोमोसोम होते हैं पतले व लंबे होते हैं, पतले व लंबे होते हैं और अत्यधिक कुंडलित होते हैं, अत्यधिक कुंडलित होते हैं। अर्ली प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी पाई जाती है, जो न्यूक्लियोलस है वो भी पाया जाता है, एंड जो क्रोमोसोम होते हैं पतले व लंबे अत्यधिक कुंडलित होते हैं। लेकिन लेट प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है और जो केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियर शेप होता है, वो बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं तथा स्पाइंडल एपरेटस बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज है इसकी मेटाफेज। मध्यावस्था। मेटाफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है, बिल्कुल विलुप्त हो जाती है तथा जो स्पाइंडल एपरेटस की तीव्र वृद्धि होती है स्पाइंडल एपरेटस की तीव्र वृद्धि होती है। जो स्पाइंडल एपरेटस होते हैं वो ट्यूबुलिन द्वारा निर्मित माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बनते हैं। इसके पश्चात जो क्रोमोसोम इस फेज के अंदर मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, अत्यधिक संघनित, मोटे व छोटे होते हैं और सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमेटिन से बने होते हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर पाया जाता है, सेंट्रोमियर स्पाइंडल एपरेटस के ट्रैक्टल फाइबर्स से अटैच रहता है, ट्रैक्टल फाइबर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तथा मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। इसमें क्रोमोसोम व्यवस्थित होते हैं तथा मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। इस अवस्था में मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। अब बात करें जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है।
सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं। इस अवस्था के मेटाफेज के अंत में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के क्रोमेटिड जो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं, प्रत्येक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं तथा प्रत्येक क्रोमोसोम अर्धांश में विभक्त हो जाता है। तो प्रत्येक क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। अगली फेज है एनाफेज। एनाफेज इसमें क्रोमेटिड व डॉटर क्रोमोसोम की विपरीत ध्रुवों की ओर गति। यह फेज सेल साइकिल की माइटोटिक फेज की सबसे अल्पकालिक अवस्था है। इसमें जो क्रोमेटिड्स होती है, क्रोमेटिड सक्रिय होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं तथा यह गति होती है, यह गति सेंट्रोमियर व माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्रिया आवश्यक है। यह फेज सेल साइकिल की माइटोटिक फेज की सबसे अल्पकालिक फेज है। अल्पकालिक फेज है। इसमें क्रोमेटिड ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। यह गति सेंट्रोमियर व माइक्रोट्यूब्यूल्स की आपसी क्रिया है। क्रोमेटिड व डॉटर क्रोमोसोम की विपरीत ध्रुवों की ओर गति। यह फेज सेल साइकिल की माइटोटिक फेज की अल्पकालिक फेज है। कहने का मतलब है यह कोशिका चक्र की सबसे छोटी या माइटोटिक फेज की सबसे छोटी फेज है। इसमें क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। विपरीत ध्रुवों की गति के लिए सेंट्रोमियर व माइक्रोट्यूब्यूल्स की आपसी क्रिया आवश्यक है तथा जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स की संख्या, जितनी संख्या प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती, उतनी ही संख्या क्रोमोसोम की इन पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद में है टीलोफेज, अंत्यावस्था। टीलोफेज अंत्यावस्था यह लंबी अवधि वाली आखिरी प्रावस्था है जिसमें निम्न परिवर्तनों के पश्चात, निम्न परिवर्तनों के बाद दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, दो पुत्री केंद्रों का निर्माण होता है। यह है लंबी आखिरी प्रावस्था है जिसमें
निम्न परिवर्तनों के द्वारा टू डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। दोनों ध्रुवों पर पाए जाने वाले क्रोमेटिड क्रोमोसोम जल अवशोषित करके, दोनों ध्रुवों पर पाए जाने वाले जो क्रोमेटिड थे, एनाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड्स थे ध्रुवों के, दोनों विपरीत ध्रुवों के ऊपर, ये जल अवशोषित करके अत्यधिक पतले तथा लंबे हो जाते हैं तथा धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर पतले व लंबे क्रोमोसोम या क्रोमेटिड आ जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर पाए जाने वाले क्रोमोसोम वाटर एब्जॉर्ब करके नॉन कॉइलॉइड हो जाते हैं तथा धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तथा इनके स्थान पर विलुप्त या अदृश्य हो जाते हैं। इनके स्थान पर पतले व लंबे क्रोमेटिन फाइबर्स आ जाते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के खंडों द्वारा घिरे रहते हैं। ये खंड आपस में संयुक्त होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का संतति केंद्रकों के चारों ओर, क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। ये खंड आपस में संयुक्त होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। इस प्रावस्था के इस फेज के अंत में न्यूक्लियोलस दिखाई देती है। इस फेज के अंत में न्यूक्लियोलस दिखाई देती है। अपन बात कर रहे थे टीलोफेज अंत्यावस्था की, जो माइटोसिस की, जो कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे थे, उसकी आखिरी प्रावस्था है, ये अंतिम अवस्था है जो लंबी प्रावस्था है, जिसमें निम्न परिवर्तनों के द्वारा टीलोफेज के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है।
विपरीत ध्रुवों पर पाए जाने वाले, जो अपन ने एनाफेज इसलिए इसके पिछली वाली क्लास फेज थी एनाफेज, उसमें पढ़ा था विपरीत ध्रुवों पर पाए जाने वाले क्रोमेटिन वाटर एब्जॉर्ब करके नॉन कोलेड हो जाते हैं तथा धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। इनके पश्चात इनके स्थान पर पतले व लंबे क्रोमेटिन फाइबर्स आ जाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के खंडों के द्वारा घिरे रहते हैं। ये न्यूक्लियर खंड आपस में संयुक्त होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो कह सकते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का निर्माण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण इसमें हो जाता है। इस फेज के अंत में न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार इस फेज के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। निम्न परिवर्तनों के द्वारा 2 संतति केंद्रों का निर्माण हो जाता है। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप 2 संतति केंद्रकों का निर्माण होता है, जो टीलोफेज के अंदर अंत्य अवस्था के अंदर। ये दोनों केंद्रक पेरेंट सेल के समान होते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो पेरेंट के समान होती है। साइटोकाइनेसिस, केंद्रक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर होने वाले जीव द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस विभाजन के लिए जो सेल के अंदर स्पाइंडल अपरेटस थे, उनकी जगह पर या उनके स्थान पर एक प्लेट का निर्माण होता है। स्पाइंडल फाइबर्स या इक्वेटर प्लेट के मध्य में या सेल के मध्य में सेल प्लेट का निर्माण होता है। इस विभाजन में स्पाइंडल अपरेटस या स्पाइंडल फाइबर्स वाले क्षेत्र के लगभग मध्य में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यह सेल प्लेट मैग्नीशियम व कैल्शियम व पेक्टाइड्स की मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनी होती है। जो सेल प्लेट होती है मध्य वाले क्षेत्र में, वो मैग्नीशियम व कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है। इस प्रकार साइटोकाइनेसिस के दौरान ये सेल प्लेट का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर सेल प्लेट का निर्माण होता है। यह सेल प्लेट मैग्नीशियम व कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है। तो इस प्रकार साइटोकाइनेसिस के पश्चात
दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के समान पाई जाती है। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इस विभाजन के द्वारा जीवों की वृद्धि या जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स बॉडी की वृद्धि व घावों की मरम्मत व टिश्यू की मरम्मत हेतु यह विभाजन उपयुक्त है। जैसे डेड सेल्स, मृत कोशिकाओं को हटाने में, रिमूव करने में यह डिवीजन काफी सहायक होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो 2 डॉटर सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स जिनमें आनुवंशिक व संरचनात्मक गुणों में जो डॉटर सेल्स होती है, आनुवंशिक व संरचनात्मक लक्षणों में पेरेंट सेल के समान होती है। उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स के समान ही पाई जाती है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन को अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रारूप है।